नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम चर्चा कर रहे थे पॉलिटी की भारतीय संविधान की। इससे पहले मैंने आपका भाग पहला कवर कर दिया है, जिसमें भारतीय संविधान का संवैधानिक ढांचा दिया गया है। इसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, और आपकी सिर्फ मैंने उसमें नागरिकता छोड़ दी है। और मूल अधिकारों को तो मैंने लगभग 12 भागों में कवर कर दिया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इससे पहले मैंने आपका भाग 2 में सरकार की प्रणाली में संसदीय व्यवस्था को कवर कर दिया है, ठीक, और संघीय व्यवस्था को कवर कर दिया है। और केंद्र राज्य संबंध का ये हमारा दूसरा भाग है, और केंद्र राज्य संबंध का मैंने पहला भाग कवर कर दिया है। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक संबंधों की। बात करते हैं प्रशासनिक संबंधों की। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था की गई है, और इसी मुद्दे पर कई और अनुच्छेद भी हैं। ठीक, बात करते हैं पहले की कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत हैं, उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक, अर्थात संघ सूची के विषय में। दूसरा, किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार, प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य, जैसे कि मान लीजिए किसी दूसरे देश से हमारी संधि हुई है, तो उसका पूरा करने का कर्तव्य केंद्र का है। ठीक, बात करते हैं। और इसी तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियां राज्य की सीमाओं तक विस्तृत हैं। मान लीजिए जो मध्य प्रदेश की कार्यपालक शक्तियां हैं वो मध्य प्रदेश की सीमाओं तक विस्तृत हैं, अर्थात राज्य सूची के विषय तक। ठीक, बात करते हैं अगले की राज्य एवं केंद्र के दायित्वों की, कि भैया इनके दायित्व क्या क्या हैं। ठीक, संविधान ने राज्यों की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर 2 प्रतिबंध आरोपित किए हैं, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। पहला, संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्यों से संबंधित कोई वर्तमान विधान। और दूसरा, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या इससे संबंध में पूर्वाग्रह न रखना। ठीक, इनमें से पहला जहां राज्यों पर साधारण दायित्व है, ठीक, वहीं दूसरा राज्यों पर विशेष, कि भैया केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को कोई बाध्य ना करे। बात करते हैं तीसरे की, राज्यों को केंद्र के निर्देश। इन 2 मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्य को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। पहला, संचार के साधनों को बनाए रखना व उनका रखरखाव करना। दूसरा, राज्य में रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्य से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सीखने की व्यवस्था करें। चौथा, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उनका क्रियान्वयन करें। ठीक, और इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र के निर्देश भी राज्यों पर लागू होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं चौथे की, कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता। ठीक, और जबकि कोई इकलौता राज्य सूची पर संसद से कानून बनवाने के लिए नहीं कह सकता। मान लीजिए मध्य प्रदेश संसद से कहे कि भैया आप हमारी राज्य सूची पर कानून बना दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले की, केंद्र व राज्यों के बीच
सहयोग की। संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। पहला, संसद किसी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के पानी के प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय दे सकती है कि भैया आप लोग ऐसा करो। ठीक। दूसरा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच व बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। ठीक। बात करते हैं तीसरे की, केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए। ठीक। बात करते हैं चौथे की, संसद संवैधानिक उद्देश्य से अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्यिक एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन भी कर सकती है। ठीक। बात करते हैं अगले की, अखिल भारतीय सेवाएं। किसी अन्य संघ की तरह केंद्र एवं राज्य की सार्वजनिक सेवाएं बटी हुई हैं, जिन्हें केंद्रीय सेवाएं या राज्य सेवाएं कहा जाता है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS और IFS शामिल है। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्यों के अंतर्गत उच्च पदों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, परंतु इनकी नियुक्ति और प्रशिक्षण जो है वो केंद्र द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं को केंद्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का एवं तत्कालिक नियंत्रण जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। इन्हें 1947 में भारतीय सिविल सेवा ICS के स्थान पर IAS और भारतीय पुलिस IP के स्थान पर IPS नाम दिया गया, जिसे संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। और 1966 में भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक। बात करते हैं अगले की, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंध निम्नवत हैं। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। दूसरा, संसद संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संबंधित विधानमंडलों के अनुरोध पर कर सकती है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक। तीसरा, राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संघ लोक सेवा आयोग UPSC राज्य की आवश्यकता अनुसार कार्य कर सकता है। ठीक। इसमें जो है राष्ट्रपति की मंजूरी लगेगी और राज्यपाल का अनुरोध लगेगा। ठीक। बात करते हैं चौथे की, संघ लोक सेवा आयोग योजनाओं के क्रियान्वयन, संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर करता है कि भैया यदि 2 या 2 से अधिक राज्य उससे अनुरोध करेंगे तो वो सहायता करेगा। बात करते हैं अगले की, एकीकृत न्याय व्यवस्था। यद्यपि भारत में दोहरी राजनीतिक व्यवस्था अपनाई गई है, तथापि न्याय के प्रशासन में द्वैध नीति नहीं है। दूसरी ओर संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। इसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च स्तर पर एवं उच्च न्यायालय इसके नीचे है। यह एकल व्यवस्था ही केंद्र एवं राज्य दोनों के विधानों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यह व्यवस्था पारस्परिक टकराव एवं भ्रांति को, जो उसमें बीच में तनाव पैदा हो जाता है, उसको समाप्त करने का कार्य करती है। बात करते हैं 9वें संबंध की, आपातकालीन अवधि में संबंध। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह किसी भी विषय पर राज्य या राज्यों को निर्देशित कर सकता है, उनके लिए नियम
बना सकता है। इस प्रकार इस स्थिति में राज्य पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण के अधीन हो जाते हैं। ठीक, बात करते हैं दूसरे की, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है तो राज्य के कार्यकारी विषयों के संबंध में राष्ट्रपति स्वयं निर्देश दे सकता है। इस स्थिति में राज्य या राज्यपाल या अन्य कार्यकारी प्राधिकारी की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति ग्रहण कर सकता है। बात करते हैं तीसरे की, वित्तीय आपातकाल, जो कि अब तक भारत में नहीं लगा है। ठीक, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत केंद्र वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण हेतु राज्यों को निर्देशित कर सकता है तथा राष्ट्रपति राज्य में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती करने का आदेश भी जारी कर सकता है। ठीक, बात करते हैं अन्य उपबंधों की। संविधान राज्य के प्रशासन पर केंद्र के नियंत्रण को लेकर निम्नलिखित अन्य उपबंध करता है। पहला, अनुच्छेद 355 केंद्र पर दो कर्तव्यों को लागू करता है। पहला, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करें। दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। ठीक, दूसरे की बात करते हैं। राज्यों के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर निर्भर करता है। ठीक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होने के अतिरिक्त राज्यपाल केंद्र के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं तीसरे की, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। बात करते हैं अगले की, संवैधानेतर युक्तियों की। उपरोक्त वर्णित संवैधानिक युक्तियों के अतिरिक्त केंद्र एवं राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय हेतु कई अन्य संवैधानेतर युक्तियां भी हैं। इनमें बड़ी संख्या में परामर्शदात्री निकाय एवं केंद्र के स्तर पर आयोजित सम्मेलन आदि शामिल हैं। अब नीति आयोग, जो कि गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय में शामिल है। पहले इसको योजना आयोग बोला जाता था। ठीक, अब नीति आयोग है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानीय शासन एवं शहरी विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, उत्तर पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद, परिवहन विकास परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इत्यादि। ठीक, अब बात करते हैं वित्तीय संबंधों की। इससे पहले इसी वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है प्रशासनिक संबंधों की और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है विधायी संबंधों की। अब चर्चा करेंगे हम वित्तीय संबंधों की। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। ठीक, बात करते हैं पहले की कराधान शक्तियों का आवंटन। संविधान ने केंद्र व राज्य के बीच निम्नलिखित तरीके से शक्तियों का आवंटन किया है। पहला, संसद के पास है संघ सूची जिसके विषय हैं 15। उन पर जो कर लगाने का अधिकार वो दिया गया है संसद को। और राज्य विधानमंडल के पास है राज्य सूची जिसके विषय हैं 20। उन पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है राज्य को। और तीसरा, संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची जिनकी संख्या है 3 पर कर निर्धारण का अधिकार दिया गया है। ठीक, और चौथा, कर निर्धारण की अवशेषी शक्तियां जो संसद में निहित हैं। इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर आदि भी लगाए हैं। ठीक, बात करते हैं संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण किया जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए आयकर की उगाही और एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है कि भैया एकत्रित तो कर रहा है केंद्र लेकिन वो कुछ अपने पास रख रहा है
और कुछ राज्य को प्रदान कर दे रहा है कि भैया आप भी इससे अपना काम चला लें। बात करते हैं अगले की कर राजस्व का वितरण। कर राजस्व का वितरण 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 तथा 88वें संशोधन 2003 द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन किया गया। 80वां संविधान संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय करों एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय का 29% राज्यों को मिलना चाहिए। इसे अवमूल्यन की एक वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया। यह पूर्वव्यापी 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आया। ठीक, 1996 से अस्तित्व में आया। इस संशोधन से आयकर के साथ ही अन्य कई करों जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान भी किया गया। बात करते हैं 88वें संविधान संशोधन की। 88वें संविधान संशोधन से संविधान में एक नया अनुच्छेद 268 का जोड़ा गया जो सेवा कर से संबंधित है। इसने केंद्र सूची में भी एक नया विषय प्रविष्ट 92C जोड़ा। सेवाओं पर कर, सेवा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसका संग्रहण राज्य द्वारा किया जाता है। इसके उपरांत इसका केंद्र एवं राज्यों के मध्य युक्ति युक्त बंटवारा होता है कि भैया जिसको जिस प्रकार की जरूरत होगी उसको उस प्रकार का कर हम वितरित करेंगे। इन दो संशोधनों के उपरांत केंद्र एवं राज्यों के मध्य करों के बंटवारों का विभाजन निम्नानुसार होने लगा। ठीक, बात करते हैं टैक्सेस के बंटवारे की। पहला, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर। उद्ग्रहित यानी किसी के द्वारा लगाया गया, राज्यों के द्वारा संग्रहित करना यानी राज्यों के द्वारा इकट्ठा करना एवं उसको विनियोग करना, उसका उपयोग करना। ये आते हैं अनुच्छेद 268 के अंतर्गत। इसमें आते हैं आपके विनिमय पत्र, चेक, वादा नोट, नीतियां और बीमा तथा शेयर एवं अन्य के अंतरण पर लगाए जाने वाला स्टाम्प शुल्क। दूसरा, औषधि एवं प्रसाधन की वस्तुएं जिनमें अल्कोहल, नारकोटिक्स शामिल है और उस पर उत्पाद जो शुल्क लगता है उसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक, किसी राज्य से उगाही की गई इन शुल्कों की प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं होती बल्कि उसी राज्य को दी जाती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में यदि शराब का टैक्स आता है तो वो मध्य प्रदेश सरकार के काम ही आएगा, उसकी नीतियों में ही लगाया जाएगा। बात करते हैं दूसरे की, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित सेवा कर। लेकिन केंद्र एवं राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर मतलब लगाया गया है केंद्र द्वारा, संग्रह किया गया है राज्य द्वारा और केंद्र द्वारा मिलकर और उपयोग किया गया है केंद्र और राज्य के द्वारा। अनुच्छेद 268A, सेवाओं पर कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन इनका संग्रहण एवं उपयोग केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर करते हैं। इनके संग्रहण एवं उपभोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ठीक, संसद ये तय करेगी कि भैया सेवा कर जो है वो केंद्र को कितना मिलेगा और राज्य को कितना मिलेगा। ठीक, बात करते हैं तीसरे की, संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर की भैया लगाया गया है केंद्र द्वारा। ठीक, और बटोरा गया है केंद्र द्वारा लेकिन दिया जाएगा राज्य को। इस श्रेणी में अग्रलिखित कर आते हैं अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, जैसे समाचार पत्र को इसमें छोड़ दिया जाता है। ठीक, दूसरा, माल या सामान के अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारेषण से संबंधित कर। इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती, इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है कि भैया ये जो कर है इस राज्य से मिला है तो इसको सौंप दें। ठीक, बात करते हैं चौथे की, संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटने वाले कर के बंटवारे की उक्त व्यवस्था। अनुच्छेद
270। इस श्रेणी में संघ सूची में लिखित सभी कर और शुल्क आते हैं। पहला, संविधान के अनुच्छेद 268, 268 ए तथा 269 में लिखित कर। ठीक। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 271 में लिखित कर पर अधिभार जो लगाया जाता है उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 271 में की गई है। तीसरा, किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया सेस, मतलब जो कर अधिक कर लगाया जाता है उसे सेस कहा जाता है। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया गया सेस। इन करों और शुल्कों की कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुशंसित की जाती है। बात करते हैं पांचवें की, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रायोजनों के लिए अधिभार। अनुच्छेद 271, संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों पर अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269 एवं अनुच्छेद 270 में लिखित अधिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्यों को इनका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं होता जो श्रेणी 2 और श्रेणी 3 में दिए गए हैं। ठीक। बात करते हैं छठवें की, राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर की। भैया, जो कर लगाए भी राज्यों द्वारा गए हैं, बटोरे भी राज्यों द्वारा गए हैं और इनका उपयोग भी राज्यों द्वारा किया जाएगा। ये पूर्णतः राज्यों के कर हैं। इनका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है तथा इनकी संख्या 20 है। ये इस प्रकार हैं, जैसे भू राजस्व है, कृषि आय कर है, भूमि एवं भवनों, खनिज अधिकार, पशु एवं नाव, और भी बहुत सारे कर हैं। आप चाहें तो इनमें पढ़ लीजिएगा। ठीक। अब बात करते हैं गैर कर राजस्व का वितरण, जो कि केंद्र की बात करते हैं। इसमें केंद्र के गैर राजस्व स्रोतों से व्यापक प्राप्तियां निम्नलिखित हैं, जैसे डाक एवं तार, रेलवे, बैंकिंग हो गया आपका, प्रसारण हो गया, सिक्के एवं मुद्रा हो गई, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम हो गए जैसे गेल, भेल, सेल। ठीक। और समयावधि समाप्त होने पर उगाही। ठीक। बात करते हैं दूसरे की, राज्यों की। गैर राजस्व कर के द्वारा राज्यों को प्राप्त व्यापक स्रोत इस तरह हैं। पहला, सिंचाई। दूसरा, वन, मत्स्य पालन, राज्य सार्वजनिक उपक्रम। भैया, जो उपक्रम राज्य के अंतर्गत आते होंगे उनका जो कर है वो राज्यों को दिया जाएगा। समय चूकने पर उगाही। ठीक। बात करते हैं अगले की, राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान। केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की हिस्सेदारी के संविधान में व्यवस्था की गई है कि राज्यों को केंद्र से सहायतार्थ अनुदान प्राप्त हो। कि भैया, जो राज्य हैं उनको केंद्र से सहायता किस प्रकार से प्राप्त होगी। अनुदान 2 प्रकार के होते हैं, विधिक अनुदान एवं विवेकाधीन अनुदान। विधिक अनुदान की बात करते हैं, अनुच्छेद 275 में संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ठीक। केंद्र चाहे तो वो कर सकता है। बात करते हैं विवेकाधीन अनुदान की। अनुच्छेद 282 संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। बात करते हैं अगले की, अन्य अनुदान। संविधान एक अन्य तरह के अनुदान की भी व्यवस्था करता है, किंतु यह अल्प अवधि के लिए होता है। इस प्रकार जूट एवं जूट उत्पादों जैसे असम, बिहार, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के लिए निर्यात शुल्क की जगह अनुदान का प्रावधान किया गया था। यह अनुदान संविधान प्रारंभ होने से 10 वर्ष की अवधि के लिए किए गए थे। ये अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित थे तथा वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को उपलब्ध कराए गए थे। हमने बात कर ली अनुदानों की। अब चर्चा करते हैं वित्त आयोग की। अनुच्छेद 280 अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। यह निम्नलिखित मामलों पर राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। पहला, केंद्र एवं राज्यों के बीच
कराधान व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए। ठीक। दूसरा, वे सिद्धांत जिनके तहत राज्य केंद्र जैसे भारत की संचित निधि से आर्थिक अनुदान लेकर कार्य करता है। ठीक। तीसरा, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिका के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। चौथा, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने वित्त आयोग को कोई काम सौंपा है कि भैया इस बात पर आप हमें सिफारिश दें, तो भैया वित्त आयोग क्या करेगा, उनको सिफारिश देगा। अब सिफारिश मानने ना मानने का काम वो राष्ट्रपति का है। ठीक। 1960 तक आयोग असम, बिहार, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के लिए जूट एवं जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क के एवज में प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले अनुदान के संबंध में सरकार को सुझाव देता था। ठीक। बात करते हैं दूसरे की, राज्यों के हितों का संरक्षण। वित्तीय मामलों पर राज्यों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संसद सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश पर निम्नलिखित विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करे। पहला, ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो, वह किसी कर या शुल्क को अध्यारोपित करे। दूसरा, ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी प्रयोजनों हेतु परिभाषित अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करे। दूसरा, ऐसा विधेयक जो राज्यों में वितरित या वितरण किए जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करे। चौथा, ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रायोजन हेतु किसी विशिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार अधिरोपित करे। ठीक। अब बात करते हैं केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण की। ठीक। केंद्र एवं राज्यों द्वारा ऋण की। संविधान केंद्र एवं राज्यों के कर्ज लेने की शक्ति पर निम्नलिखित प्रावधान तय करता है। कैसे? पहला, केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि की प्रतिभू या गारंटी देकर ऋण ले सकती है। ठीक। दूसरा, इसी तरह एक राज्य सरकार भारत में बाहर नहीं, मतलब जो राज्य सरकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार से या राज्य के अंदर या देश के अंदर से ऋण ले सकती है। राज्य की संचित निधि की प्रतिभू या गारंटी देकर ऋण ले सकती है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। तीसरा, केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। चौथा, राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। बात करते हैं अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति। अन्य संघीय संविधानों के समान भारतीय संविधान में भी पारस्परिक कराधान से उन्मुक्तियों के नियम हैं। इस संबंध में निम्न प्रावधान किए गए हैं। पहला, केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट। ठीक। केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या उसके विभिन्न निकायों जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, पंचायत इत्यादि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। संसद को यह अधिकार भी है कि वह इस प्रतिबंध को समाप्त कर सकती है। संपत्ति शब्द से अभिप्राय भूमि, भवन, चल संपत्ति, शेयर, जमा इत्यादि उन सभी चीजों से है। ठीक। दूसरा, राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केंद्रीय कर से छूट। राज्यों की परिसंपत्तियों एवं आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है। ठीक। अब बात करते हैं आपातकाल के प्रभाव की। केंद्र राज्य के बीच संबंध आपातकाल के दौरान बदल जाते हैं। किस प्रकार से? जैसे बात करते हैं पहला, राष्ट्रीय आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रपति या तो वित्तीय अंतरण को कम कर सकता है या रोक सकता है। ऐसे परिवर्तन जिस वर्ष आपातकाल की घोषणा की गई हो उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रभावी रहते हैं।
बात करते हैं वित्तीय आपातकाल की। ठीक, जब वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू हो, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों के पालन के लिए। ठीक, राज्यों की सेवा में लगे सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते कम करने के लिए, जिसमें शामिल हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी। ठीक, तीसरा, सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। ठीक, अब बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियां। ठीक, 1967 तक केंद्र राज्य संबंध व्यापक एवं सामान्य बने रहे। ठीक, क्योंकि केंद्र एवं ज्यादातर राज्यों में जैसे कांग्रेस का ही शासन था, लेकिन 1967 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई। ठीक, जिसमें केंद्र में उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। इससे केंद्र राज्य संबंध में राजनीतिक परिदृश्य में नया परिवर्तन आया। ठीक, राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों के कई मसलों पर केंद्रीकरण का विरोध किया कि भैया हम जो राज्य में बैठे हैं, वो जो केंद्र में कांग्रेस बैठी है वो हमारी सुन नहीं रही। ठीक, जैसे अरविंद केजरीवाल कभी कभी शिकायत करते हैं कि भैया मोदी जी या केंद्र हमारी सुन नहीं रही, उसी टाइप से उनने शिकायत की। उन्होंने राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया और ज़्यादा शक्तियां एवं वित्तीय स्रोतों की मांग की, जैसे कि केजरीवाल भी करते हैं कभी कभी। इसने केंद्र राज्य संबंधों में टकराव व तनाव की स्थिति पैदा कर दी। ठीक, अब बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों के तनाव संबंधित क्षेत्रों की कि भैया इन क्षेत्रों में तनाव हो सकता है, जिन मुद्दों के कारण केंद्र और राज्यों के बीच तनाव व टकराव पैदा हुए हैं। ठीक, वह है पहला, राज्यपाल की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी का तरीका। ठीक, दूसरा, राज्यपाल का पार्टीवादी व पक्षपातपूर्ण रवैया। तीसरा, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना, जैसा कि हम लोगों ने 1970-80 के दशक में देखा है। ठीक, चौथा, राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती। पांचवा, राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना। छठवां, राज्य के लिए वित्तीय आवंटन में भेदभाव। ठीक, सातवां, राज्य नीतियों के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका। आठवां, अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS और IFS का प्रबंधन। नौवां, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग, जैसा कि मोदी जी पर आरोप लगता रहता है कि भैया वो मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, 10वां, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग की नियुक्ति। 11वां, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी। और 12वां, राज्य सूची में केंद्र द्वारा अतिक्रमण। ठीक, 1960 के दशक के मध्य से ही केंद्र एवं राज्य संबंधों पर विचार किया जा रहा है। चलिए, तो आज का वीडियो करते हैं हम यहीं समाप्त। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे केंद्र एवं राज्यों के संबंधों को सुधारने वाले आयोगों की। थैंक यू।